इस दुनिया में ताकत की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर इंसान को इसके रोल के मुताबिक ताकत मिलती है। सबसे ताकतवर लोग सेज, किंग और हीरो कहलाते हैं, जबकि जिनके पास कोई भी खास ताकत नहीं होती इन्हें विलेजर कहा जाता है। एक आम विलेजर का लेवल सिर्फ 1 से 10 के दरमियान होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा विलेजर भी मौजूद है जिसका लेवल 999 है, तो एक ऐसा विलेजर जो अकेला पूरी दुनिया के कवानीन बदलने की ताकत रखता है। आखिर एक आम विलेजर इतना ताकतवर कैसे बन गया, यही जानने के लिए आपको पूरी एनिमी देखनी होगी। कहानी शुरू होती है इस दुनिया अर्थ सेलियर से, जहाँ स्टेटस विंडो आने के बाद हर चीज बदल चुकी थी। अब हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर कगामी से, जो आज की अपनी कमाई गिन रहा होता है। इतने में अचानक जंगल से मदद के लिए चीखने की आवाज आती है। एक स्लाइम कुछ लोगों पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक एक सिक्का रफ्तार से आकर इसे सीधा खत्म कर देती है। स्लाइम के मरने के साथ ही वहाँ ढेरों सिक्के गिर जाते हैं और ये कारनामा किसी और का नहीं बल्कि कगामी का होता है। कगामी इन लोगों के पास आकर इनकी खैरियत पूछता है और समझाता है कि मॉन्स्टर किसी की स्टेटस विंडो नहीं पढ़ सकते, इसलिए इनके सामने इसे दिखाने का कोई फायदा नहीं है। स्लाइम को मारने के बदले जो इनाम इसे मिला था वो भी वो सामने खड़े एक डरे हुए बच्चे को दे देता है। बच्चा अभी तक खौफ से कांप रहा होता है, मगर कगामी के चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून और हल्की सी मुस्कुराहट होती है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो लोग इसे रोक कर पूछते हैं, क्या तुम हीरो हो? कगामी मुस्कुराते हुए स्टेटस विंडो खोल देता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसमें साफ लिखा होता है कि इसका लेवल 999 है, एक विलेजर होने के बावजूद भी। इसके बाद हमें इस दुनिया के बारे में मजीद बताया जाता है। कगामी ऐसे जजीरे से ताल्लुक रखता है जिसे हेड्रिया कहा जाता है, और पुराने जमाने में इसी जगह को जापान कहा जाता था। जब मॉन्स्टर ने इस दुनिया पर हमला किया तो हर इंसान को पैदाइश के साथ ही इसका रोल दे दिया गया। किसी को वॉरियर, किसी को प्रीस्ट, किसी को थीफ, किसी को मर्चेंट या मेज बना दिया गया, जबकि सबसे ताकतवर लोगों को किंग, सेज और हीरो जैसा नायाब रोल मिले। दूसरी तरफ सबसे आम रोल विलेजर का था, जिनका लेवल सिर्फ 1 से 10 तक होता था। ये लोग खेती बाड़ी करते, सामान बेचते और आम जिंदगी गुजारते। इसी दौरान एक छोटी सी लड़की एक कार तक पहुंचती है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, वहाँ छिपी हुई एक सीक्रेट सोर्ड को हासिल करना। इधर कगामी एक शहर में पहुंच चुका था जहाँ एक पार्टी मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि इस दुनिया के तकरीबन 80% हिस्से पर मॉन्स्टर कब्जा कर चुके थे। कगामी सीधा गिल्ड जाता है और अपनी क्वेस्ट मुकम्मल होने की रिपोर्ट दे देता है। इनाम के तौर पर इसे 5 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। गिल्ड में मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है क्योंकि किसी को यकीन नहीं आता कि एक अकेले मॉन्स्टर ने कई सारे विलेजर को खत्म कर दिया। तब पता चलता है कि कगामी दरअसल 10,000 गोल्ड कॉइन जमा कर रहा है ताकि एक रैंडम मिस्ट्री बॉक्स खरीद सके, लेकिन अभी भी इसे 4520 गोल्ड कॉइन्स की कमी थी, इसलिए वो फौरन अगली क्वेस्ट तलाश करने निकल पड़ता है। क्वेस्ट बोर्ड पर नजर दौड़ाते हुए कगामी को एक नई क्वेस्ट मिलती है जिसमें लिखा था कि 30 ब्लू डेवल्स को मारने के बदले सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन्स मिलेगा। इनाम अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन कगामी के लिए इस वक्त हर कॉइन कीमती था, इसलिए वो फौरन कबूल कर लेता है और इसी गार की तरफ रवाना हो जाता है जहां वो लड़की पहले ही जा चुकी थी। दूसरी तरफ शहर में कुछ एडवेंचरर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मॉन्स्टर की बढ़ती हुई तादाद की वजह से कैपिटल मुसलसल नई क्वेस्ट को जारी कर रही है, यहाँ तक कि अब एक शहर से दूसरे शहर जाना भी बॉडीगार्ड के बगैर महफूज नहीं रहा। इनके मुताबिक ये सब डीमंस के माना की वजह से हो रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर इसी माना से पैदा होते हैं, इसलिए पूरी दुनिया डीमंस को इंसानियत का दुश्मन समझती है और इन सब पर डीमन किंग हुकूमत करता है। इसी दौरान हीरो रेक्स सबके सामने आता है और ऐलान करता है, जब तक डीमन किंग जिंदा है इस दुनिया में कभी भी अमन नहीं आएगा, इसलिए मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ मिलकर डीमन किंग को शिकस्त दे। ये कहते ही वो अपने स्टेटस विंडो सबके सामने खोल देता है। लोग फौरन देख लेते हैं कि वो वाकई एक हीरो है, जबकि इसके साथ मौजूद कोरल एक सेज थी। कई ताकतवर लोग इसके पार्टी में शामिल होने की कोशिश करते हैं। एक वॉरियर जिसका लेवल 86 था आगे आता है, मगर रेक्स साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं अपने टीम में सिर्फ इसी शख्स को जगह दूंगा जिसका लेवल मेरे बराबर या मुझसे ज्यादा होगा। ये सुनकर वो वॉरियर फौरन कार्लो की तरफ इशारा करता है, इसका लेवल तो सिर्फ 42 है, फिर इसे क्यों रखा है? रेक्स जवाब देता है, ये सिर्फ एक सेज नहीं बल्कि रॉयल फैमिली के प्रिंसेस भी है, इसने पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की है, इसलिए हमारी टीम के लिए बहुत अहम है। कुछ देर बाद 70 लेवल वाले एडवेंचरर भी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन इन्हें भी इनकार सुनने को मिलता है। फिर एक सिर्फ 16 साल की लड़की सामने आती है जिसका लेवल सिर्फ 50 था, और हैरत की बात ये थी कि रेक्स इसे फौरन अपनी टीम में शामिल कर लेता है। ये देखकर आसपास मौजूद तमाम लोग एहतजाज करने लगते हैं, ये तो बिल्कुल इंसाफ नहीं है। इधर कगामी दूर खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। वो दिल ही दिल में हंसते हुए सोचता है, समझ गया भाई को ताकतवर साथी नहीं सिर्फ लड़कियां चाहिए। और जैसे ही वो सोचता है एक और लड़की आती है, रेक्स इसे भी फौरन अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। कगामी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, वाह भाई पूरी
पूरी टीम में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां, बाकी लड़के जाएं तो जाए कहाँ। ये सब देखने के बाद कागामी अपना वक्त जाया किए बगैर सीधा गार की तरफ बढ़ जाता है। वो सोचता है जल्दी से क्वेस्ट खत्म करता हूँ, फिर सुकून से जाकर खाना खाऊंगा। जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल होता है, एक मॉन्स्टर इस पर हमला कर देता है, लेकिन कागामी सिर्फ एक ही मुक्के के साथ इसे जमीन पर गिरा देता है। मॉन्स्टर के मरते ही एक सिल्वर कॉइन भी गिर जाता है, जिसे कागामी आराम से उठा लेता है। इसके बाद वो एक के बाद एक मॉन्स्टर को खत्म करता जाता है। इसी दौरान इसे ब्लू डेवल हॉर्न भी मिल जाता है, जो अच्छी कीमत में फरोख्त हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अचानक इसकी नजर हीरो रेक्स की पार्टी पर पड़ती है, लेकिन वो इनसे उलझने के बजाय खामोशी से अपना रास्ता बदल लेता है। दूसरी तरफ रेक्स की पार्टी पूरी गार के अंदर बढ़ रही होती है। रास्ते में पारना रेक्स से पूछती है, हम आखिर इस गार में आए ही क्यों हैं? डीमन किंग का किला तो दूसरी तरफ है ना? टीना भी यही सवाल करती है। रेक्स इन्हें बताता है कि इस गार के अंदर एक हिडन चैम्बर मौजूद है, जिसका राज सिर्फ रॉयल फैमिली को मालूम है। इन्हीं निशानात का पीछा करते हुए वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और इस खुफिया कमरे में एक सीक्रेट सॉर्ड छिपी हुई है, जिसे सिर्फ लेवल 90 या इससे ज्यादा ताकत रखने वाला शख्स ही निकाल सकता है। कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस तलवार को हासिल नहीं कर सका। पारना हैरान होकर पूछती है, अगर रॉयल फैमिली के पास इतना ज्यादा ताकतवर हथियार पहले से मौजूद था, तो इन्होंने इसे किसी हीरो को देकर डीमन किंग को खत्म क्यों नहीं करवाया? रेक्स जवाब देता है, हीरो होना कोई इतनी नायाब बात नहीं है। इस दुनिया में कई हीरोज मौजूद हैं, लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं कि हर हीरो डीमन किंग को शिकस्त दे सके। रॉयल फैमिली सिर्फ अपने काबिल एतमाद हीरो पर यकीन करती है। फिर टीना पूछती है, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? रेक्स मुस्कुराते हुए कार्लो की तरफ देखता है, क्योंकि कार्लो इस किंगडम की प्रिंसेस है। जब हमने इसके फादर को बताया हम डीमन किंग को शिकस्त देने के लिए एक पार्टी बना रहे हैं, तो उन्होंने खुद हमें इस सीक्रेट सॉर्ड के बारे में बताया, ताकि मैं इसे हासिल करके डीमन किंग को पहले ही खत्म कर दूं। ये कहते हुए रेक्स पूरे एतमाद से ऐलान करते हैं, हमारी टीम बिल्कुल मुकम्मल है, एक हीरो, एक सेज और बाकी बेहतरीन साथी। अब डीमन किंग का बचना नामुमकिन है। इधर वो छोटी लड़की जो सीक्रेट सॉर्ड लेने आई थी, दरअसल एक डीमन थी। इसी दौरान कागामी गार के दूसरे हिस्से में मॉन्स्टर का सफाया कर रहा था। चंद लम्हों में इसने इतने सारे मॉन्स्टर मार दिए कि इससे 950 सिल्वर कॉइन भी मिल गए। अब सिर्फ 2 मॉन्स्टर बाकी थे और क्वेस्ट मुकम्मल हो जाती है। लेकिन कागामी एक अजीब बात महसूस करता है, आमतौर पर मॉन्स्टर को ढूंढने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, मगर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद इसके सामने आते जा रहे हो। इसी लम्हे एक और मॉन्स्टर इस पर झपटता है। कागामी बगैर घबराहट के इसे भी एक ही वार में खत्म कर देता है। इतने में एक लड़की पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। कागामी से आवाज देता है, रुक जाओ, आगे मॉन्स्टर है, वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन वो लड़की इसके एक ही नहीं सुनती और सीधा आगे निकल जाती है। अगले ही लम्हे कई मॉन्स्टर कागामी पर हमला कर देते हैं, मगर चंद सेकंड के अंदर वो सब जमीन पर पड़े होते हैं। ये मंजर देखकर कागामी को एक बात अजीब लगती है, ये मॉन्स्टर मुझ पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की को इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। आखिर मामला क्या है? दूसरी तरफ रेक्स और इसकी पार्टी मुसलसल मॉन्स्टर से लड़ रही थी। रेक्स हैरान था कि आखिर इतने ज्यादा मॉन्स्टर अचानक कहां से आ रहे हैं। पार्टना कहती है, ये गार तो वैसे भी लेवल 70 से ऊपर वालों एडवेंचर के लिए बनाया गया है, इसलिए मॉन्स्टर का होना मामूली सी बात। लेकिन फिर भी सबको महसूस हो रहा था कि आज मॉन्स्टर की तादाद हद से कहीं ज्यादा है। इसी दौरान टीना सबको हील कर रही थी। आखिरकार रेक्स कहता है, फिक्र की कोई बात नहीं है, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। जैसे पूरी टीम हिडन चैम्बर के अंदर दाखिल होती है, इनके सामने वो छोटी लड़की खड़ी होती है और इसके जिस्म से निकलने वाली जबरदस्त ताकत को महसूस करते ही रेक्स समझ जाता है ये लड़की एक डीमन है। जैसे ही रेक्स इस लड़की को देखता है, वो फौरन समझ जाता है कि यही डीमन इस गार में इतने ज्यादा मॉन्स्टर आने की असली वजह है। लेकिन अगले ही लम्हे से एक बात का एहसास होता है कि सीक्रेट सॉर्ड वहाँ मौजूद नहीं थी। रेक्स गुस्से में इस लड़की से पूछता है, बताओ सॉर्ड कहाँ है? लड़की घबराते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं मालूम, जब मैं यहाँ पहुंची थी तो सॉर्ड पहले ही गायब थी। रेक्स कुछ लम्हे सोचता है, मगर फिर कहता है, चलो मान लिया कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन तुम एक डीमन हो, चाहे तुम कितनी ही मासूम क्यों ना लगो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। यह कहते ही पूरी पार्टी इस पर हमला कर देती है। अचानक पूरे गार में एक जबरदस्त धमाका गूंज उठता है, लेकिन हमला इस लड़की तक पहुंचने से पहले ही कोई इसे बचा लेता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कागामी था। रेक्स हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो और तुमने हमारे हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया? कागामी बड़े सुकून से जवाब देते हैं, मैं तो बस एक आम सा विलेजर हूँ और तुम लोगों का हमला तो मैंने बस ऐसे ही रोक दिया। ये सुनकर सबके चेहरे पर हैरत छा जाती है, क्योंकि इनके मुताबिक कोई आम विलेजर इतना ताकतवर हो ही नहीं सकता। अपनी बात साबित करने के लिए कागामी अपनी स्टेटस विंडो सबको दिखाता है। इसमें साफ लिखा
देखा था कि इसका रोल वाकई विलेजर है। ये देखकर सब हैरान तो होते हैं लेकिन फिर भी इनके दिल में शक बाकी रहता है। तभी पार्टी की लड़कियां इससे पूछती है, अगर तुम्हें मालूम है कि ये एक डीमन है तो फिर तुमने इसे बचाया क्यों? कागामी एक लम्हे के लिए रुकता है, फिर फौरन झूठ बोल देता है, अरे ये डीमन नहीं है, मेरी छोटी बहन है, इसने सिर्फ ये हॉर्न छुपाने के लिए हेयर बैंड पहना हुआ है। ये सुनकर वो लड़की खुद भी चंद लम्हों के लिए हैरान रह जाती है मगर फिर खामोशी से इसकी बात मान लेती है। कार्लो पूछती है, क्या वाकई ये तुम्हारी बहन है? कागामी फौरन जवाब देता है, हाँ, हम दोनों क्वेस्ट मुकम्मल करने आए थे और देखो हमें तो काफी सारे ब्लू डेविल हॉर्न भी मिल गए हैं। इसके बाद वो गिल्ड का एक फॉर्म भी दिखा देता है जिसे देखकर बाकी सबको यकीन हो जाता है कि शायद वो गलत समझे थे। अगरचे सब मुतमईन हो जाते हैं लेकिन रेक्स के जहन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, अगर ये डीमन सच कह रही है तो फिर सेक्रेट सोर्ड आखिर गई कहाँ? कागामी बिल्कुल आराम से जवाब देता है, ओह वो सोर्ड, मैं काफी अरसे पहले इस गार में आया था, मुझे वो मिल गई थी तो बस मैंने उसे बेच दी। ये सुनते ही रेक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, तुमने रॉयल फैमिली की सोर्ड बेच दी? माजरत करते हुए कागामी कहता है, मुझे वाकई नहीं मालूम था कि वो सोर्ड रॉयल है, वरना मैं कभी उसे नहीं बेचता। लेकिन रेक्स को इसकी बात से ज्यादा हैरत इस बात पर थी कि तुमने वो सोर्ड निकाली कैसे? इसे तो सिर्फ लेवल 90 से ऊपर वाला शख्स ही निकाल सकता है। कागामी हंसकर जवाब देता है, बस थोड़ी सी ताकत लगाई थी। रेक्स को इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। तब कागामी सबूत के तौर पर वहाँ पड़ी एक बहुत बड़ी चट्टान आसानी से उठा लेता है। ये मंजर देखते ही सबकी नजरें दोबारा इसकी स्टेटस विंडो पर जा टिकती है और इस बार इसका लेवल 999 साफ नजर आ रहा। ये देखकर पूरी पार्टी दंग रह जाती है। लेवल 999 देखने के बाद वहाँ मौजूद हर शख्स दंग रह जाता है। रेक्स हैरानी से पूछता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम सिर्फ एक विलेजर हो, फिर तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? कागामी बड़े सुकून से जवाब देता है, मैं रोजाना मॉन्स्टर का शिकार करता हूँ इसलिए मेरा लेवल यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन रेक्स फौरन ही इसकी बात काट देता है, ये नामुमकिन है, मैं भी रोज मॉन्स्टर को मारता हूँ मगर मेरा लेवल तो कभी इतना नहीं बढ़ा। इसी दौरान कार्लो को दोबारा सेक्रेट सोर्ड की याद आ जाती है। वो गुस्से से कहती है, वो सोर्ड रॉयल फैमिली की अमानत थी, तुम इसे बेच कैसे सकते हो? कागामी माजरत करते हुए कहता है, मुझसे गलती हो गई, अगर चाहो तो मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा कर सकता हूँ। कार्लो सर हिलाते हुए जवाब देती है, नहीं, इसका मुआवजा पैसों से नहीं दिया जा सकता। फिर वो एक शर्त रखती है, अगर तुम वाकई अपनी गलती का अजाला करना चाहते हो तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो और डीमन किंग को शिकस्त देने में हमारी मदद करो। लेकिन कागामी बगैर एक लम्हा सोचे साफ इनकार कर देता है। रेक्स हैरान होकर पूछता है, तुम्हारे पास इतनी ताकत है फिर भी तुम इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते? कागामी मुस्कुरा कर जवाब देता है, मुझे सिर्फ मॉन्स्टर मारने हैं और अपने लिए पैसे कमाने हैं। जहाँ तक डीमन किंग को मारने की बात है इसके लिए तुम लोग तो मौजूद ही हो ना। रेक्स और बाकी सब इसे समझाने की कोशिश करते हैं, अगर तुम डीमन किंग को हरा दोगे तो तुम्हें दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी, और पूरी दुनिया तुम्हें हीरो मानेगी। लेकिन कागामी पुरसुकून लहजे में कहता है, पैसों की जरूरत तो है मगर वो मैं अपनी मेहनत से ही कमाना चाहता हूँ। तब अचानक कार्लो एक ऐसी बात कह देती है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो कहती है, अगर तुम डीमन किंग को हरा दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुनते ही रेक्स के चेहरे का रंग ही उठ जाता है। इसे यकीन नहीं आता कि प्रिंसेस ने अभी क्या कहा मगर कागामी पर इस बात का भी कोई असर नहीं होता। भाई वो तो एक सिग्मा है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल लूंगा और जहाँ तक डीमन किंग को मारने की बात है वो काम तुम लोग ही कर लो। ये कहकर वो गार से बाहर निकल जाता है। इस वक्त तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। वो इस छोटी डीमन लड़की को अलविदा कहकर जाने लगता है लेकिन अचानक वो लड़की शर्माते हुए कहती है, हैंडसम, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कागामी चंद लम्हों के लिए खामोश रहता है, फिर हंसते हुए जवाब देता है, अगर शादी करनी है तो पहले 100 मिलियन साल इंतजार करना पड़ेगा। लड़की फौरन इसे रोक लेती है, प्लीज मत जाओ। कागामी हंसते हुए कहता है, मुझे तो अपनी उम्र की बड़ी लड़कियां पसंद है। लड़की फौरन जवाब देती है, सिर्फ 3 साल इंतजार कर लो फिर मैं भी वैसे ही हो जाऊंगी जैसे तुम्हें पसंद है। कागामी बात बदलते हुए पूछता है, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम सेक्रेट सोर्ड लेने क्यों आए थी? लड़की आहिस्ता आवाज में बताती है, मेरे फादर बहुत ही ज्यादा बीमार है, अगर वो सोर्ड किसी हीरो के हाथ लग जाती है तो मेरे फादर की जान खतरे में पड़ सकती है। कागामी हैरान होकर पूछता है, तुम्हारे फादर आखिर है कौन? लड़की कुछ लम्हे झिझकती है फिर कहती है, मेरे फादर डीमन किंग है। ये सुनकर कागामी हल्का सा मुस्कुरा देता है, ओ तो तुम उस बूढ़े की बेटी हो। फिर वो बताती है कि डीमन किंग तकरीबन 1 साल से बिस्तर पर हैं और शदीद बीमार है। आखिर में वो कागामी से पूछती है, क्या आप मेरे फादर को पहले से जानते हैं? कागामी सुकून से जवाब देता है, हाँ, हमारी एक बार मुलाकात हो चुकी है, लगता है फिर से उससे मिलने जाना होगा। एलियस हैरानी से कागामी की तरफ देखते हुए पूछती है, तो क्या आपने इसी वजह से मेरे फादर को मारने की रिक्वेस्ट कबूल नहीं की? कागामी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो संजीदा होते हुए कहता है, असल मसला ये है कि डीमंस के हॉर्न से निकलने वाला मानवी मॉन्स्टर को
जन्म देता है और यही वजह है कि इंसान डीमन से नफरत करते हैं, हालांकि डीमन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करते। ये सुनकर एलियस आहिस्ता से कहती है, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि एक दिन ह्यूमंस और डीमंस मिलकर रहें। मैं सबको ये साबित करना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। कागामी मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? एलियस शर्मा जाती है, मगर कागामी फौरन अपनी बात जारी रखता है, लेकिन सिर्फ शादी से कुछ नहीं बदलेगा। हकीकत यह है कि मॉन्स्टर डीमन के माना से पैदा होते हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर अगर किसी का है तो इस दुनिया के इस निजाम का, जो दोनों कौमों को एक दूसरे के दुश्मन बना कर रखता है। ये कहकर कागामी वहाँ से चलने लगता है, मगर एलियस भी खामोशी से इसके पीछे चल पड़ती है। और हाँ, मैं बताना भूल ही गया, इस लड़की का नाम एलियस ही है। दूसरी तरफ रेक्स अपनी पार्टी के साथ सोच में डूबा हुआ था। इसे यकीन था कि कागामी कोई बहुत ही बड़ा राज जानता है, मगर जानबूझकर सबसे छुपा रहा है। और अब जबकि सीक्रेट सॉर्ड भी इनके हाथ से निकल चुकी है, इससे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, मुझे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इधर कागामी महसूस करता है कि एलियस अभी भी इसका पीछा कर रही है। वो पूछता है, आखिर कब तक मेरा पीछा करोगे? एलियस जवाब देती है, मुझे स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन खरीदनी है और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। एलियस के पास सिर्फ 500 सिल्वर कॉइन्स थे, जबकि स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन की कीमत पूरे 10 गोल्ड कॉइन्स की है। ये सुनकर एलियस मायूस हो जाती है और धीरे से कहती है, क्या आप मुझे इतने पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे फादर की जान खतरे में है और मुझे हर हाल में ये पोशन चाहिए। कागामी कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर कहता है, अगर तुम्हारे फादर को आज बचा भी लिया जाए तब भी इंसान इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक न एक दिन वो दोबारा इन तक पहुंच जाएंगे। फिर वो एलियस से एक सवाल करता है, एक बात बताओ, क्या तुम इंसानों से जरा भी नफरत नहीं करती? एलियस मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नफरत करने से क्या हल होगा? अगर हम भी इन जैसे बन जाए तो फिर हम में और इनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? एलियस की ये बात सुनकर कागामी वाकई हैरान रह जाता है। इसे पहली बार एहसास होता है कि हर डीमन एक जैसा नहीं होता। एलियस बता दिए कि इसके फादर हमेशा कहा करते थे, दुनिया में जरूर कोई ऐसा इंसान होगा जो हमारी तरह सोचता होगा। कागामी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ऐसे लोग जरूर होते हैं लेकिन बहुत कम। एलियस जवाब देती है, कोई बात नहीं, एक दिन में ह्यूमंस और डीमन को एक साथ रहना सिखा कर रहूंगी, ये मेरा वादा है। कागामी इस बात को सुनकर फैसला करता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो पोशन खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कहते हुए वो एक खास कपड़ा निकालता है और एलियस के हॉर्न पर बांध देता है। एलियस घबरा कर कहती है, ये क्या कर रहे हैं? मेरे हॉर्न से माना निकलता है, लोग फौरन पहचान जाएंगे कि मैं डीमन हूँ। लेकिन चंद लम्हों बाद वो हैरान रह जाती है, इसके हॉर्न से माना निकलना मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। वो हैरत से पूछती है, ये आपने कैसे किया? कागामी समझाता है, ये खास किस्म का कपड़ा है, इसमें माना को कंज्यूम करने की सलाहियत है। मुझे ये मटेरियल इन माना ब्लॉक से मिला था जो मॉन्स्टर को पैदा करते हैं। एलियस वो कपड़ा गौर से देखती है और कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे ये खास तौर पर डीमंस के लिए बनाया गया हो। कागामी मुस्कुराकर फौरन मौजू बदल देता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इसी दौरान दोनों शहर पहुंच जाते हैं। शहर की रौनकें देखकर एलियस खुश हो जाती है। एक शॉप का दुकानदार इसे मुफ्त में एक सेब भी दे देता है, जिस पर वो हैरान भी होती है और खुश भी। शहर में घूमते हुए कागामी से इस दुनिया के पैसों का हिसाब समझाता है। 10,000 ब्रॉन्ज कॉइन्स एक सिल्वर कॉइन के बराबर होता है, 10,000 सिल्वर कॉइन एक गोल्ड कॉइन के बराबर होता है और सिर्फ एक गोल्ड कॉइन में एक छोटा सा गरी खरीदा जा सकता है। ये सुनकर एलियस को अंदाजा हो जाता है कि स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन कितनी ज्यादा महंगी है। ये सब सुनने के बाद एलियस हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या वाकई आप मुझे इतने सारे पैसे उधार देंगे? कागामी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, इसकी फिक्र मत करो, सारा हिसाब मैं बाद में तुम्हारे फादर यानी डीमन किंग से ले लूंगा। एलियस भी फौरन इस बात पर राजी हो जाती है, क्योंकि इसे मालूम था कि डीमन किंग के खजाने में बेशुमार दौलत मौजूद है। कागामी हंसते हुए कहता है, पोशन के पैसे तुम्हें घर तक छोड़ने की फीस मिलाकर इसके खजाने से मैं 15 गोल्ड कॉइन्स ले लूंगा। बात खत्म होने के बाद दोनों एक होटल में जाकर खाना खाते हैं। खाने के बाद कागामी फैसला करता है कि वो अकेला जाकर स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन खरीद कर ले आएगा, लेकिन इसे एलियस की हिफाजत भी करनी थी, इसलिए वो अपने एक पुरानी दोस्त तकाको के पास जाता है। तकाको काफी ज्यादा जो है ना प्रोनाउंस करने में मुझे मुश्किल हो रही थी, तो मैं इसे ताको ही कहूंगा, ठीक है। ताको एक ताकतवर मॉन्क था, इसका लेवल 124 था। कागामी इससे दरख्वास्त करता है कि जब तक वो वापस नहीं आता वो एलियस की हिफाजत करे। शुरू में एलियस ताको को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि इसकी मजबूत जिस्मानी सख्त की वजह से वो इसे लड़का समझ बैठती है। लेकिन कागामी हंसते हुए कहता है, परेशान मत हो, ये लड़का नहीं लड़की है, इसने इतनी ट्रेनिंग की है, देखने में सब इसे लड़का समझ लेते हैं। ये सुनकर ताको गुस्से से कागामी को जोरदार लात मार देती है, इतने जोर से कि कागामी के मुंह से खून निकल जाता है। एलियस ये मंजर देखकर हैरान रह जाती है। वो ताको से कहती है, आप तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, आपका लेवल 124 है, फिर भी आपने कागामी को इतनी बुरी तरह मार दिया। ताको हंसकर जवाब देती है, इसकी वजह मेरा लेवल नहीं बल्कि मेरा क्लास है। मैं मोंक हूँ और मोंक करीबी लड़ाई में विलेजर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। चाहे हमारा लेवल एक
जैसा ही क्यों ना हो। फिर वो एक लम्हे रुक कर कहती है, लेकिन अगर वाकई पूरी ताकत से कागामी से लड़ाई हो जाए तो मैं इसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाऊंगे। एलियस हैरानी से पूछती है, सिर्फ इसके लेवल की वजह से? टाको सर हिलाते हुए जवाब देती है, नहीं, सिर्फ लेवल नहीं, इसके अंदर ऐसी बहुत ही खूबियां हैं जिनका अंदाजा आम लोग लगा ही नहीं सकते। इसी दौरान कागामी माजी की यादों में खो जाता है। वो अपने बचपन के मुश्किल दिन याद करने लगता है जब इसने बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त की थी। इधर एलियस ताको से पूछती है, आखिर कागामी इतना ताकतवर बना कैसे? ताको जवाब देती है, इसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ट्रेनिंग में ही लगा दी। इस दुनिया में लेवल बढ़ाने के लिए बेहद एक्सपीरियंस चाहिए होता है और इसके लिए अपने से ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को मारना पड़ता है। एलियस हैरत से कहती है, लेकिन मुझे तो ऐसे कोई मॉन्स्टर के बारे में मालूम नहीं है जिसका लेवल 100 से ऊपर हो। फिर कागामी आखिर लेवल 999 तक कैसे पहुंचा? ताको खामोश हो जाती है क्योंकि इस सवाल का जवाब इसे भी नहीं मालूम था। ताको खामोशी से एलियस की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम इस बात से परेशान हो कि अगर कागामी जैसा ताकतवर इंसान तुम्हारे फादर के सामने आ गया तो वो इन्हें शिकस्त दे देंगे? एलियस आहिस्ता से सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। ताको मुस्कुराते हुए कहती है, इसकी फिक्र मत करो, इस वक्त पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो कागामी को हराकर इससे भी ज्यादा ताकतवर बन सके। और सच कहूँ तो कागामी के पास ऐसी कोई चीज भी नहीं है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा अजीज समझता हो। वो बज़ाहिर एक अजीब और सादा इंसान लगता है, लेकिन हकीकत में वो बहुत मुख्तलिफ है। इसी लम्हे शहर के बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठती है। सब लोग फौरन बाहर की तरफ दौड़ते हैं। आसमान से बेशुमार मॉन्स्टर शहर पर हमला कर रहे थे, जबकि डीमंस इन्हें मुसलसल नीचे भेज रहे थे। पूरा शहर जंग का मैदान बन चुका था। एलियस घबरा कर कहती है, ये क्या हो रहा है? अगर ये जंग जारी ही रही तो ह्यूमंस और डीमन कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। इधर कागामी फौरन मैदान में उतर जाता है। वो एक मॉन्स्टर को उठाकर इतनी जोर से आसमान की तरफ फेंकता है कि वो दूसरे मॉन्स्टर से जा टकराता है और कई मॉन्स्टर एक साथ तबाह हो जाते हैं। लेकिन कागामी की पहली फिक्र कुछ और थी। वो खुद से कहता है, बस कहीं ऐसा ना हो कि इन मॉन्स्टर की गिरने वाले कॉइंस कोई और उठा ना ले। यहाँ पर लड़ाई चल रही है और इससे अभी भी पैसों की फिक्र है। दूसरी तरफ डीमन आर्मी का कमांडर हैरान था कि आखिर इनके मॉन्स्टर इस तरह खत्म कैसे हो रहे हैं। इसी दौरान हीरो रेक्स और इसकी पार्टी भी मैदान में पहुंच जाती है। रेक्स लोगों का हौसला बढ़ाते हुए अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक मैजिक का इस्तेमाल करता है और उड़ते हुए एक मॉन्स्टर को मार गिराता है। प्रिंसेस कार्लो भी तमाम एडवेंचर को आवाज देती है कि वो शहर के दिफा के लिए इकट्ठे हो जाएं। सब लोग पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। रेक्स जैसे ही एक और ताकतवर हमला करने लगता है, कागामी दरमियान में एक मॉन्स्टर फेंक देता है जिससे इसका हमला रुक जाता है। रेक्स गुस्से से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कागामी संजीदगी से जवाब देता है, हम इस वक्त शहर के अंदर हैं। अगर तुमने पूरी ताकत इस्तेमाल की तो मॉन्स्टर के साथ बेगुनाह लोग और भी मारे जाएंगे। पहले लोगों की हिफाजत जरूरी है। इतने में टाको और एलियस भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ डीमन आर्मी का कमांडर मानो इंसानों को हथियार डालने का हुक्म देता है। कागामी एलियस से पूछता है, ये कौन है? एलियस जवाब देती है, ये मानो है। इसका खानदान कई नस्लों से डीमन किंग को खिदमत करता आया है। कार्लो फिर कागामी से कहती है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली ताकत सबको दिखाओ। लेकिन कागामी फौरन इनकार कर देता है। वो कहता है, अगर मैंने यहाँ अपनी पूरी ताकत दिखा दी तो दुश्मन को भी हमारा असली ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मुमकिन ये है कि ये हमला सिर्फ हमारी ताकत जानने के लिए किया गया हो। यह कहते ही कागामी एक जबरदस्त छलांग लगाकर सीधा मानो की तरफ बढ़ जाता है। ताको भी अपनी ताकत इस्तेमाल करके इसे मजीद उछाल देती है। ये मंजर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कागामी उड़ते हुए सीधा एक मॉन्स्टर पर जा उतरता है और मानो के सामने पहुंच जाता है। मानो हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? कागामी हंसते हुए जवाब देता है, मेरे पास एक गोरिल्ला है ना, इसने मुझे यहाँ तक फेंक दिया। भाई ने क्या बात की है, भाई ने तो टाको को ही गोरिल्ला बना दिया। अगर उसे इस बात का पता चल जाए तो इससे छोड़ेगी नहीं। मगर मानो फौरन इस पर हमला कर देता है। कागामी को मालूमी से खराश आती है। इसके बाद दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू होती है। कागामी को मालूम होता है कि शहर पर हमले का हुक्म डीमन किंग ने नहीं बल्कि इसके असिस्टेंट ने जारी किया था। ये सुनते ही कागामी को शक होता है कि शायद कोई डीमन किंग को इस्तेमाल कर रहा है। मानो पहले तो इस बात को सामने से इनकार करता है, लेकिन फिर इसे भी महसूस होने लगता है कि मामला कुछ और ही है। वो फौरन डीमन कैसल वापस जाकर हकीकत जानने का फैसला करता है, लेकिन कागामी इसे रोक लेता है और कहता है, अगर तुम अभी वापस गए तो जो शख्स डीमन किंग को कंट्रोल कर रहा है वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। बेहतर ये है कि पहले ऐसा जाहिर करो जैसे तुम्हारी फौज शिकस्त खा गई है, फिर खामोशी से किले में जाकर असली हकीकत मालूम करना। मानो को कागामी की ये बात बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगती है। कागामी ने वो उड़ने वाला परिंदा भी तबाह कर दिया था जिस पर वो दोनों खड़े थे। अब कागामी और मानो तेजी से जमीन की तरफ गिर रहे थे। मानो घबरा कर चीखने लगता है, अरे बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? मगर कागामी पूरे सुकून से बोलता है, फिक्र मत करो, हम दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा। चंद लम्हों बाद दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। मानो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब इसे होश आता है तो वो हैरान रह जाता है। कागामी बिल्कुल सही सलामत इसके सामने बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मानो दिल ही दिल
میں کہتا ہے یہ انسان نہیں کوئی بیسٹ ہے، لیکن کاگامی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ وہ آرام سے مانو کا تھیلا کھول کر اس میں سے سارے کوئنس نکالنے لگتا ہے۔ واقعی پیسوں کے معاملے میں کاگامی کسی کو بھی نہیں بخشتا۔ پھر مانو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے میرا نام مانو ہے، کئی نسلوں سے میرا خاندان ڈیمن کنگ کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ہچکچاتے ہوئے پوچھتا ہے تم مجھے مارو گے تو نہیں؟ کاگامی مسکرا کر جواب دیتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ڈیمن کنگ اور ایلسیا دونوں کی فکر ہے، پھر میں تمہیں کیوں ماروں؟ یہ سن کر مانو اور بھی الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کاگامی آخر ڈیمن کا ساتھی ہے یا دشمن۔ تبھی کاگامی سے پوری بات سمجھاتا ہے تم لوگوں کی ہورن سے نکلنے والا مانا ہی مونسٹر کو پیدا کرتا ہے اور مونسٹر انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہیومنز اور ڈیمن کے درمیان نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر مونسٹر نہ ہوتے تو شاید یہ دونوں نسلیں سکون سے ایک ساتھ رہ سکتی تھی۔ یہ کہہ کر کاگامی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اچھا اب میں چلتا ہوں، پہلے تمہاری باقی فوج کو بھی واپس بھیجتا ہوں، پھر کل صبح ایلسیا کے ساتھ ڈیمن کیسل آؤں گا۔ مانو حیرت سے پوچھتا ہے تم ڈیمن کیسل کیوں آنا چاہتے ہو؟ وہاں تو تمہیں مار دیا جائے گا نا؟ کاگامی جواب دیتا ہے میں نے ایلسیا سے وعدہ کیا ہے کہ اسے اس کے گھر تک چھوڑوں گا اور میں خود بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ مانو خاموش رہ جاتا ہے، اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ڈیمن کنگ کی شہزادی کا ایک دوست بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جب ایلسیا کو معلوم ہوتا ہے کہ کاگامی نے مانو سے لڑنے کے بجائے اس سے بات کی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد کاگامی ٹاکو کے بارے میں پوچھتا ہے، ایلسیا بتاتی ہے کہ وہ ان کے لیے ضروری سامان لینے گئی ہے۔ اب سب سوچنے لگتے ہیں کہ ڈیمن کیسل تک کیسے پہنچا جائے۔ ایلسیا کہتی ہے اگر ہم اڑ کر جائیں تو بھی ہمیں وہاں پہنچنے میں تقریباً 6 دن لگیں گے۔ کاگامی جواب دیتا ہے اور ہمارے پاس اڑنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، گھوڑی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ ڈیمن سے وہ ڈرتے ہیں۔ پھر وہ تھوڑا سوچ کر کہتا ہے میرے پاس ایک اور طریقہ ہے لیکن مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ ایلسیا حیرت سے پوچھتی ہے وہ کون سا طریقہ ہے؟ کاگامی سے ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں طاقتور سینٹینریو موجود تھے۔ وہ شروع میں کسی انسان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن جیسے ایک آدمی انہیں کوڑا مارتا ہے وہ فوراً اس کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کاگامی اور ایلسیا دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی دوران تاکو بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد تینوں دوبارہ مانو سے ملتے ہیں۔ ایلسیا کو صحیح سلامت دیکھ کر مانو چین کا سانس لیتا ہے اور پچھلی رات کے حملے پر معذرت کرتا ہے۔ ایلسیا بھی کہتی ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر مانو کاگامی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے ایلسیا کی جان بچائی، لیکن تاکو کو دیکھتے ہی مانو چونک جاتا ہے اور اسے دشمن سمجھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایلسیا فوراً دونوں کے درمیان آ کر کہتی ہے رک جاؤ، تاکو ہماری دوست ہے، اس نے بھی میری بہت مدد کی۔ اسی وقت دور ایک جگہ ہیرو ریکس اور اس کی پارٹی چھپ کر یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور اب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ کاگامی واقعی ڈیمن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ریکس اور اس کی پوری پارٹی اچانک سامنے آ جاتی ہے۔ کاگامی ایلسیا، مانو اور تاکو کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ کاگامی حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ سب کیا ہے، تم لوگوں نے ہمیں گھیر کیوں لیا؟ پرنسس کارلو غصے سے جواب دیتی ہے اب ہمیں سب سمجھ آ گیا ہے، تم ڈیمن کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور تم نے ہم سب کو دھوکہ دے دیا۔ کاگامی ہلکی سی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے ارے یار تم لوگ بھی عجیب ہو، سامنے اتنے طاقتور لوگ کھڑے ہیں اور پھر بھی بغیر سوچے سمجھے لڑائی شروع کرنا چاہتے ہو۔ لیکن ریکس کسی کے نہیں سنتا اور سیدھا کاگامی پر حملہ کر دیتا ہے، مگر کاگامی ریکس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریکس کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا، وہ غصے سے کہتا ہے کل رات ان ڈیمنز کی وجہ سے ہمارے شہر کو بہت نقصان پہنچا، اب ہم انہیں ایسے ہی جانے نہیں دے سکتے۔ کاگامی فوراً مانو کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کم از کم ان سے معافی مانگ لو، لیکن مانو خاموش رہتا ہے۔ ریکس سخت لہجے میں کہتا ہے ڈیمنز ہمیشہ برے ہوتے ہیں اور جو ان کا ساتھ دے وہ بھی اتنے ہی برے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر کاگامی سنجیدہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بات تمہیں آخر کس نے سکھائی ہے؟ پھر وہ ایلسیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے کیا تم یہ چھوٹی سی بچی واقعی ایول لگتی ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ اپنی بات جاری رکھتا ہے تمہیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ میری بہن نہیں بلکہ ایک ڈیمن ہے، پھر بھی تم نے اسے جانے دیا۔ میں مانتا ہوں کہ ڈیمنز کے ہون سے مونسٹر پیدا ہوتے ہیں اور انہی مونسٹر کی وجہ سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر اسی وجہ سے تم ڈیمن کنگ کو مارنا چاہتے ہو تو یہ تمہارا فیصلہ ہے، لیکن ذرا سوچو اگر مونسٹر کا مسئلہ ختم ہو جائے تو ہیومنز اور ڈیمن میں آخر فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ تب کاگامی ایک ہی وار میں ریکس کی تلوار توڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی وقت ٹینا آہستہ سے کہتی ہے لیکن کل حملہ کرنے والا تو واقعی غلط تھا نا؟ کاگامی سر ہلا کر جواب دیتا ہے ہاں حملہ غلط تھا، لیکن دیکھو مانو اپنی غلطی مان کر معافی بھی مانگ رہا ہے۔ ٹینا کچھ سوچ کر کہتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر اسے گرفتار کر لینا ہی کافی ہوگا۔ اس کے بعد کاگامی اپنی اصل بات سب کے سامنے رکھتا ہے مجھے پوری کہانی میں ایک بات بہت عجیب لگ رہی ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈیمن کنگ نے خود یہ حملہ کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ کارلو حیرانی سے پوچھتی ہے آخر تم ایسا کیوں لگتا ہے؟ کاگامی جواب دیتا ہے ڈیمن کنگ ہمیشہ سے ہیومن کے ساتھ امن چاہتا تھا، اس نے پہلے کبھی ہم پر حملہ نہیں کیا، اور ایلسیا نے بھی بتایا کہ وہ 1 سال سے شدید بیمار ہیں، پھر اچانک سے یہ
जंग कैसे शुरू हो गई। रेक्स भी खामोश हो जाता है। फिर वो पूछता है तुम्हें कैसे मालूम कि डीमन किंग अमन चाहता है। कागामी पुरसुकून लहजे में जवाब देता है क्योंकि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। जरा याद करो क्या आज से पहले कभी डीमन किंग ने इंसानों पर हमला किया था। रेक्स के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कागामी अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहता है ये सच है कि डीमंस के हॉर्न से मॉन्स्टर पैदा होते हैं और वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन डीमन खुद इंसानों पर हमला नहीं करते। इस वक्त दोनों तरफ के लोग अपने अपने लोगों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। इस एक दूसरे से नफरत की वजह से नहीं, लेकिन पारना गुस्से से चीख उठती है। ये सब झूठ है, डीमन हमेशा से हमारे दुश्मन रहेंगे। यह कहते वो हमला कर देते हैं। कागामी और इसके साथ ये आसानी से इस हमले को डॉज कर लेते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि बातों से ये मसला हल नहीं होने वाला, इसलिए मानो एल्सिया, कागामी और ताको वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि हीरो की पार्टी इन्हें रोकने में नाकाम रह जाती है। रास्ते में कागामी एल्सिया से कहता है देखा ह्यूमंस और डीमन को एक साथ लाना कितना मुश्किल काम है। एल्सिया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है मुश्किल जरूर है, लेकिन कम से कम इन्होंने कुछ देर के लिए तुम्हारी बात तो सुनी। इसी दौरान मानो इनके सफर का इंतजाम कर देता है और वो इनके लिए वही सेंटिनेरियो ले आता है जिन पर बैठने का ख्याल पहले कागामी और एल्सिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मगर अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। चारों सेंटिनेरियो पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर हीरो रेक्स की पार्टी इन्हें हर जगह तलाश करती रहती है, मगर इनका कोई सुराग नहीं मिलता। रेक्स मुसलसल कागामी की बातों के बारे में सोच रहा था, आखिर इसे इतना यकीन क्यों है कि ह्यूमंस और डीमन एक साथ रह सकते हैं। दूसरी तरफ पारना कहती है अब हमें भी वापस चलना चाहिए ताकि डीमन कैसल जाने की तैयारी कर सके, लेकिन वो साफ बता देती है कि इस डीमन से अभी भी शदीद नफरत है क्योंकि मॉन्स्टर ने इससे इसकी बहुत करीबी लोग छीन लिए थे। इधर टाको रास्ते में सबको समझाती है अगर हमें डीमन किंग के कैसल तक पहुंचना है तो पहले अत्रोस आइलैंड को पार करना होगा, लेकिन इससे पहले हमें सेल्मेरिया जाना पड़ेगा क्योंकि मानो भी इनके साथ था, इसलिए इसे लोगों की नजरों से छुप कर रहना था। इसी दौरान एल्सिया मानो से पूछता है कि इसने अपनी हॉर्न्स कैसे छुपा रखे हैं। एल्सिया से वो खास कपड़ा दिखाती है जो कागामी ने इसे दिया था। ये देखकर मानो को यकीन हो जाता है कि कागामी वाकई डीमन से नफरत नहीं करता। कुछ देर बाद मानो कागामी से एक सवाल करता है क्या तुमने वेलमैन के अलावा सेल्मेरिया पर भी हमला किया था। मानो जवाब देता है हाँ, वेलमैन पर हमला सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि डीमन किंग ने जंग शुरू कर दी है। आखिरकार सब लोग सेल्मेरिया पहुंच जाते हैं। वो अपने साथ ब्लू डेविल हॉर्न्स को भी ले आते ताकि मानो की माना को छुपाया जा सके। शहर के दरवाजे पर गार्ड इन्हें रोक लेते हैं क्योंकि इन्हें गाड़ी से डीमन माना महसूस होता है। तभी एल्सिया फौरन ब्लू डेविल हॉर्न्स दिखाती है और गार्ड को यकीन आ जाता है कि ये माना इन्हीं हॉर्न की वजह से है। इसी तरह वो सब बगैर किसी शक के शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मगर शहर के अंदर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। लोग खुशियां मना रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इन्होंने डीमन आर्मी को शिकस्त दे दी है। साथ ही वो एक नई फौज भी तैयार कर रहे हैं ताकि वो डीमन कैसल पर हमला कर सकें। ये सब देखकर कागामी के चेहरे पर फिक्र के असरात जाहिर होने लगते हैं। वो आहिस्ते से कहता है ये लोग जरूरत से ज्यादा खुश हो रहे हैं। अगर कैसल के आसपास मौजूद डीमन आर्मी ने अचानक से हमला कर दिया तो ये सब लोग ही मारे जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमंस और डीमन के दरमियान अमन की हर उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चंद लम्हे सोचने के बाद कागामी कहता है मेरे पास एक मंसूबा है। मैं जंग शुरू होने से पहले डीमन कैसल पहुंच जाऊंगा, खुद डीमन किंग से बात करूंगा और पूरी हकीकत जानने की कोशिश करूंगा। अगर वो बेकसूर हुआ तो मैं डीमंस की मदद करूंगा, तो मैं डीमंस की मदद करके ये गलत फहमी खत्म करूंगा। ये सुनकर एल्सिया और मानो दोनों हैरान रह जाते हैं। ताको पूछती है और अगर वाकई डीमन किंग ही इन सब के पीछे हुआ तो। कागामी बगैर हिचकिचाहट के जवाब देता है फिर मैं अपनी पूरी ताकत से इसके खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन मैं ये सब किसी हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर करूंगा जो ह्यूमंस और डीमन को एक साथ लाना चाहता है। एल्सिया फौरन मुस्कुराकर कहती है अगर तुम ये रास्ता चुनोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। आखिरकार सब इसी फैसले पर मुत्तफिक हो जाते हैं। रात हो चुकी थी इसलिए शहर का गेट बंद था और वो अगले सुबह से पहले वहाँ से नहीं निकल सकते थे। वक्त गुजारने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन किस्मत से हीरो रेक्स की पूरी पार्टी वहीं मौजूद थी। इन्हें देखते ही कागामी और इसके साथी खामोशी से वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान अचानक से शहर में एक मॉन्स्टर आ जाता है। एल्सिया फौरन कागामी से कहती है चलो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन कागामी जवाब देता है फिलहाल एडवेंचर्स को खुद ही लड़ने दो, यही इनकी बेहतरीन ट्रेनिंग है। मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका होता है और इस बार मैदान में 213 लेवल का एक इंतहाई खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। ये मॉन्स्टर देखकर पहली बार कागामी भी हैरान रह जाता है। शहर के तमाम लोग समझते हैं कि डीमन आर्मी ने दोबारा हमला कर दिया है। खौफ से हर तरफ भगदड़ मचाती है और देखते ही देखते शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद मॉन्स्टर जाहिर होने लगते हैं। और बस दोस्तों यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को
ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप इस एनीमे का अगला पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट पार्ट जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा इतनी ही जल्दी अगला एपिसोड लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।